नमस्कार ओमकार जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। सर, एक तरफ तो पूरा देश राममय हुआ जा रहा है, 22 जनवरी का हर कोई इंतजार कर रहा है, तमाम तरह की तैयारियां चल रही हैं और दूसरी तरफ आप देखिए किस तरह से मुंह सुजाकर बैठे हुए कुछ लोग और सैम पित्रोदा जो कांग्रेस के ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष है, देखिए किस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं वो। मुझे एक बात बताइए अंजू जी कि ये कांग्रेस का भट्टा क्यों बैठा हुआ है और वो जड़ों से कटी हुई क्यों है? लोग उसे पसंद क्यों नहीं कर रहे हैं? उसको लगातार रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस के कर्ता धर्ता नीति निर्धारण करने वाले लोग पूरी तरीके से भारतीय जनमानस से कटे हुए हैं, भारतीय संस्कृति से कटे हुए हैं, हमारी परंपराओं से कटे हुए हैं। जो हमारे तीज त्योहार हैं, जो हमारे कस्टम्स हैं, उनसे अपरिचित हैं या जानबूझ करके अपनी पहचान छिपाने की कोशिश करते हैं। जिन सज्जन का आप चर्चा कर रही हैं, जिनकी तरफ आप इशारा कर रही हैं, वो सैम पेट्रोडा गुजराती है। इसके माँ बाप ने इनका नाम सत्यनारायण गंगाधर पेत्रोदा रखा था। तो जो आदमी अपने माता पिता के द्वारा बनाई गई इनकी पहचान से भी दूर भागते हैं, जो और गुजराती तो कम से कम ऐसे नहीं होते हैं जिनको मंदिरों से चिढ़ होती हो या मंदिरों में आस्था रखने वालों की आलोचना करते हो। मुझे तो कई बार लगता है कि ये गुजराती हैं भी कि नहीं हैं और कहीं ये किसी दूसरे धर्म से ताल्लुक रखने वाले आदमी तो नहीं हैं। अकेले सैम पेट्रोडा की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। हम्म। ऐसी बहुत सारी एक बड़ी जमात है कांग्रेस के भीतर और कांग्रेस के ही भीतर प्रमोद कृष्णम जो हैं वो आए दिन आहत दिखाई देते हैं इस चीज को लेकर के कि ये कांग्रेस को लेकर के कहाँ जा रहे हैं, कांग्रेस की लुटिया डुबाने पे क्यों आमादा हैं और कांग्रेस की जो छवि है वो हिंदुत्व विरोधी क्यों बना दी गई है। और वही इस समय देखने को मिल रहा है। वैसे तो अतीत में भी कई दशकों तक अगर राम मंदिर का मामला लटका रहा अदालतों में, उसकी सुनवाई होती रही और किसी निष्कर्ष तक वो नहीं पहुंचा, तो इसमें भी कांग्रेस का ही बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। बिल्कुल। कांग्रेस से ही अलग अलग समय पर अपने वकीलों की फौज वहां पर खड़ी करती रही है। याद करिए 2019 से पहले कपिल सिब्बल ने तो याचिका लगा दी थी सुप्रीम कोर्ट में और बिल्कुल। ये कहा था कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले अयोध्या में राम जन्मभूमि के मसले का निर्णय आप ना सुनाएं, इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो सकता है। तो ये जो जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, जिस तरह की ये पोस्चरिंग ले रहे हैं, इससे इनका और सत्यानाश होने वाला है। ये तो सत्यनारायण हैं, सैम पेट्रोडा जी, इनका सत्यानाश होने वाला है। जो लाइन कांग्रेस ले रही है या कुछ विपक्षी दल और उनके नेता ले रहे हैं भगवान राम के मंदिर को लेकर के। जी। सर, ये सत्यनारायण तो ठीक है, लेकिन आप उधर देखो ना, सीताराम येचुरी हैं। उनका नाम भी उनके माता पिता ने इसीलिए ऐसा रखा होगा क्योंकि आस्था रही होगी राम में। और उनको देखिए, जैसे उनको न्योता मिला तुरंत बोले मैं नहीं जाऊंगा अयोध्या। तो ये इतने सालों से क्या करे थे? मुझे तो लगता है इनको नाम ही बदल लेना चाहिए था अपना। इतना परहेज क्यों? अपने नाम से, अपने नाम के हिसाब से तो थोड़ा सोच लेते वो। चलिए मैं कहता हूं कि इनके माता पिता से गलती हो गई कि इनका नाम सीताराम येचुरी रख दिया, सीताराम रख दिया। मेरा कहना ये है कि ये कहते हैं कि साहब राष्ट्रीयकरण सा नहीं होना चाहिए किसी धर्म का। हम्म। और प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ और ब्यूरोक्रेसी जो है वो चूंकि इस समारोह में शामिल हो रहे हैं, इसलिए इसका राजनीतिकरण हो गया है। हम्म। धर्म का मामला जो है निजी होता है, उसको निजी ही रहने देना चाहिए। तो मैं इनसे ये पूछता हूं कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन बाइबल हाथ में लेकर के शपथ ग्रहण करते हैं, तब इनकी प्रतिक्रिया क्यों नहीं आती? या जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्राओं के समय अलग अलग जगहों पर मस्जिदों का दौरा करते हैं,
तब इनकी प्रतिक्रियाएं क्यों नहीं आती? तब इनको ऐतराज क्यों नहीं होता? अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईसाइयों के एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। अभी इसमें उन्होंने सिखों के एक कार्यक्रम में भारत मंडपम में हिस्सा लिया है। तब इनकी प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई? जब वो हिंदुओं के किसी काज में शामिल होते हैं या हाथ बटाते हैं या भागीदारी करते हैं, तभी इनके पेट में दर्द क्यों होता है? और अगेन मैं यही कहूँगा कि इस देश में बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की है। 80% से अधिक आबादी और मतदाता अभी भी हिंदू हैं। अगर आप हिंदू द्रोह करेंगे, अगर आप हिंदुओं को लगातार अपमानित करेंगे, अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे, तो जो भूसा कांग्रेस में भरा गया है, वही भूसा वामपंथी दलों में भी भरा जाएगा और भरा जा चुका है एक बहुत हद तक। पश्चिम बंगाल पर पहले ज्योति बाबू और उसके बाद बुद्धदेव भट्टाचार्य के नेतृत्व में 33 साढ़े 33 साल तक सरकार रही है वामपंथियों की। आज अगर वहां पर एक भी सीट विधानसभा में इनकी नहीं आई है, तो इनको आत्ममंथन करना चाहिए। त्रिपुरा में भी माणिक सरकार के नेतृत्व में उनकी सरकार हुआ करती थी, आज क्यों नहीं है, जरा इस पर भी सोच लेना चाहिए। और केरल के बारे में ज्यादा ना इतराएं, क्योंकि केरल का भी देर सवेर मिजाज बदलने वाला है, जैसे हम तमिलनाडु में बदलता हुआ देख रहे हैं या तेलंगाना में और दूसरे दक्षिणी राज्यों में बदलते हुए देख रहे हैं। अन्नामलाई ने वहां जिस तरह के काम किए हैं तमिलनाडु में और केरल में भी उनकी सक्रियता रही है, उसी का नतीजा है कि जो असुरक्षा का, इनसिक्योरिटी का मामला घर करता जा रहा है डीएमके के नेताओं में, चाहे सीएम हो चाहे उनके पुत्र हों, जिस तरीके से वो हिंदुओं के खिलाफ और उनके मंत्री भी जहर उगलना शुरू किए हैं और हिंदी को लेकर के, हिंदी भाषियों को लेकर के जिस तरह की जबान दयानिधि ने पिछले दिनों बोली है, ये शो करता है कि ये लोग घबराए हुए हैं, जिस तरीके से तमिलनाडु में लोगों का मानस बदल रहा है। तो ये कितना रिएक्ट करेंगे, कितना कुंठा जाहिर करेंगे, जितना करेंगे उतना और नुकसान उठाएंगे, क्योंकि देश बदल रहा है, देश का मानस बदल रहा है और खास तौर से हिंदू जागृत हो रहा है, यूनाइट हो रहा है। बिल्कुल। पर सर एक चीज है कि जैसे न्योता मिला था राम मंदिर ट्रस्ट का सोनिया गांधी को, खड़गे का को, तो उनको आपको नहीं लगता कि इस पे जवाब देना चाहिए था, जाना चाहिए था? वैसे वो किस मुंह से जाते, क्योंकि राम को तो कभी अस्तित्व है ही नहीं, ऐसे बोला करते थे ये लोग कोर्ट में जाकर, सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन फिर भी ये ही वो लोग हैं जो मंदिर मंदिर चक्कर काटते चुनाव से पहले, तो कम से कम कुछ तो सोचना चाहिए था इनको। या आपको लगता है कि वो न्योता देकर इन्हें फंसा दिया गया, फंस गए ये लोग उस खेल में? जब सीता जी का हरण किया था रावण ने, तो उन्होंने क्या वेश धारण किया था? एक साधु का, राक्षस का नहीं था, साधु का वेश धारण किया था। और लक्ष्मण अगर अपनी भाभी को कुछ हिदायतें दे करके गए थे, कुछ निवेदन करके गए थे और एक लक्ष्मण रेखा खींच करके गए थे कि इसके इस पार मत आइएगा, तो कहीं ना कहीं लक्ष्मण को जो मायावी राक्षस थे उनकी हरकतों का पता था। बिल्कुल। तो ये बार बार एक लक्ष्मण रेखा खींची जाती है और लोगों को सचेत किया जाता है कि ये वेश बदल करके आएंगे समय समय पर, इनसे सतर्क रहने की जरूरत है। तो चाहे राहुल गांधी हैं, चाहे प्रियंका वाड्रा है, ये सब चुनाव जब किसी राज्य में करीब आते हैं तो वेश बदल करके आते हैं। कब वो आपको सीन याद होगा, दर्शकों को भी याद होगा, जब एक मंदिर में ये गए थे धोती डाल करके, और धोती में किस तरह चलने की कोशिश कर रहे थे। वो इतना मजाकिया लहजा था, बॉडी लैंग्वेज थी इनकी, कि उस वीडियो को अगर आप खुद देखने लगे और बच्चों को दिखाएं तो उन्हें फिर किसी हास्य फिल्म को देखने की जरूरत नहीं है। तो ये तो इनका आलम है, ये नाटक नौटंकी करते हैं, पाखंड करते हैं जब चुनाव नजदीक आते हैं। एक्चुअल इनका जो चरित्र है, जो व्यक्तित्व है, जो सोच है, जो विचारधारा है, वो एक्चुअल में यही है जो अभी शो कर रही है। और आपने बिल्कुल सही कहा, किस मुंह से जाएंगे ये राम मंदिर के लोकार्पण के समय या प्राण प्रतिष्ठा समारोह के समय?
किस मुंह से जाएंगे? हर समय तो इन्होंने वकीलों की फौज खड़ी करके राम मंदिर के निर्माण का रास्ता रोका है, और अब अगर वहां जाएंगे तो हास्य के पात्र बनेंगे। दूसरी बात ये है अंजू जी, ये मोदी सरकार का और जो भी न्यास है, जो भी आयोजन करता है वहां समारोह के, उनका एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जो उन्होंने सभी दलों के अध्यक्षों को बुलाया है। ये मतलब अनिर्णय की स्थिति में भी है, असमंजस की स्थिति में भी है। जाएं तो भी मरेंगे, नहीं जाएं तो भी मरेंगे, क्योंकि ये जन जन की भावनाओं से जुड़ा हुआ मसला है। और अभी तो हम दिसंबर के एंड में बैठे हुए हैं, 28 दिसंबर को हम बात कर रहे हैं। अभी समझ लीजिए 3 दिन ये और 22 दिन वो, 21 दिन वो समझ लीजिए, तो करीब करीब 24-25 दिन बचे हुए हैं। इन 24-25 दिनों में पूरे देश का जो वातावरण बनने वाला है, और जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी, उस दिन केवल अयोध्या नगरी नहीं, पूरे देश में आप देखिएगा कि किस तरह की सजावट होगी, किस तरह के कीर्तन होंगे, किस तरह का पूरा वातावरण होगा। पूरा देश उस दिन राममय दिखाई देगा, केवल अयोध्या दिखाई नहीं देगी, या केवल राम मंदिर दिखाई नहीं देगा। पूरा मीडिया जगत, देश का विदेश का मीडिया वहां पर उसका जमावड़ा होगा। जानी मानी हस्तियां वहां पर मौजूद होंगी अयोध्या में, और तब जो प्रसारण होगा देश विदेश के मीडिया में, तब इनको एक्चुअल में एहसास होगा कि ये कितनी रॉन्ग साइड में हैं और थे, और इसका कितना बड़ा खामियाजा इनको भुगतना पड़ा है, राजनीतिक तौर पर भी, सामाजिक तौर पर भी, और हर लिहाज से। लोगों की एक तो होता है कि कोई मतलब किसी से आप अलगाव करें, किसी की विचारधारा से सहमत ना हो, तो आप रिजेक्ट करते हैं। जो आपकी विचारधारा को बिलोंग करता है उसको आप चुनते हैं कि ठीक है भाई, आगे 5 साल के लिए हम आपको जिम्मेदारी सौंपते हैं। एक होता है कि पॉलिटिकल पार्टी या नेता नजरों से गिर जाए। ये नजरों से गिरे हैं, और नजरों से गिरने की वजहें हैं भ्रष्टाचार के अनवरत जो है सीरीज, अलग अलग क्षेत्रों में जो घोटाले हुए, भ्रष्टाचार हुए, इनके समय जो मुद्रास्फीति की दर थी वो 10 से ऊपर ही रही, 2 अंकों में ही रही। कांड निर्भया से लेकर के पता नहीं कितनी महिलाओं पर अत्याचार हुए, तब इनकी जवान को लकवा मार जाता था। आज हाथरस में कोई दलित युवती के साथ कुछ अनहोनी घटना होती है या आजमगढ़ में होती है, तो ये 100 मीडिया लेकर के और संवाददाताओं को लेकर के 5000 लोगों को लेकर के, सैकड़ों का काफिला लेकर के ये हाथरस की तरफ दौड़ पड़ते हैं। बहन भाई देखिए, ये नाटक नौटंकी पब्लिक बहुत अच्छे तरीके से समझ चुकी है। और राहुल गांधी जिस तरीके से पहले भारत जोड़ो तोड़ो यात्रा, तब भी ये लुटियन मीडिया और जो ये सो कॉल्ड इकोसिस्टम पूरा, और सोशल मीडिया पर भी जो इनके 24 घंटे के प्रचारक हैं, फुल टाइम प्रचारक जो हैं, वो जिस तरीके से लगे हुए थे। अब वो तथाकथित न्याय यात्रा शुरू होने वाली है कोई, कि जी 14 राज्यों से गुजरेगी, इतने जिलों से गुजरेगी, और इतनी दूरी तय करेंगे, मुंबई में जाकर के खत्म करेंगे मार्च में कभी। अब फिर वो शुरू हो गए भजन कीर्तन करने के लिए इनका। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि वो जो भारत जोड़ो तोड़ो यात्रा थी 5 महीने की, जिसमें 3500 किलोमीटर की यात्रा इन्होंने की थी, उसका कोई प्रतिफल मिला था क्या? कर्नाटक में या हिमाचल में अगर कांग्रेस जीती तो वो इसलिए जीती कि वहां की जो भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप थी वो नाकारा थी, वो नालायक थी, उसने काम नहीं किए थे, जन अपेक्षाओं के अनुरूप व्यवहार नहीं किया था, इसलिए लोग उनसे नाराज थे और उन्होंने बदलना था, जो विकल्प सामने दिखाई दिया बदल दिया। राहुल गांधी अगर इतने ही तेजस्वी और प्रतापी हैं, इतना ही इनका प्रभाव होता है यात्राओं का, तो फिर राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस क्यों हार गई? इन दोनों स्टेट में तो इन्होंने धुआंधार प्रचार किया था ना। चलिए हिमाचल में आप नहीं गए थे,
पर यहाँ तो किया था, गुजरात में तो किया था, वहाँ कांग्रेस क्यों हार गई? तो ये लॉन्चिंग, रीलॉन्चिंग, रीलॉन्चिंग, रीलॉन्चिंग इसी में लगे रहेंगे। सर और जो जो इस देश का मानस है, जो मूल धारा है विचारों की, उससे ये अलगाव पैदा करेंगे, वितृष्णा पैदा करेंगे, उसके खिलाफ जाएंगे। तो यही हाल होगा जो हो रहा है इनका। सर अभी आपने कहा कि हिमाचल प्रदेश नहीं गए। सर वहां नहीं गए तभी तो जीत गई वहां कांग्रेस। जहां जहां गए थे वहां तो हार गई कांग्रेस। और हिमाचल के दर्शन इन्होंने नहीं किए थे, इसीलिए लगता है वहां सुक्खू सरकार आ गई। लेकिन सर एक चीज और है, आप ये देखिए कि ये भारत न्याय यात्रा शुरू कर रहे हैं, पूरब से पश्चिम में जा रहे हैं, ये ऐलान किया जा रहा है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश से ये यात्रा शुरू नहीं हो रही है। वो अरुणाचल प्रदेश जहां पर भारत में सबसे पहले सूर्योदय होता है, आप पूरब से शुरू करें तो वहां से शुरू करिए ना। तो क्या चीन के डर के मारे अरुणाचल को छोड़ दिया राहुल गांधी ने, और मणिपुर में क्योंकि एजेंडा चलाएंगे जो उन्होंने मॉनसून सेशन में चलाया था, इसलिए वहां से शुरू कर रहे हैं यात्रा को? क्या कारण है ये तो ये बताएं। लेकिन जब आप इस तरह के फैसले करते हैं तो निश्चित रूप से, चाहे अंजू पंकज हो, चाहे ओंकार चौधरी हो, या दूसरे अ, आज के मीडिया के जितने भी कहना चाहिए कि काम करने वाले लोग हैं, वो तो अंदाजा लगाएंगे कि आप चूंकि चीन के साथ कोई गुप्त समझौते करते हैं, आप उनसे मदद लेते हैं, हर तरीके से आप उनकी प्रशंसा करते हैं। जब लंदन जाते हैं या अमेरिका जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो आप चीन की पॉलिसी की बड़ी प्रशंसा करते हैं। आप गलवान घाटी में जो कुछ हुआ है, डोकलाम में जो कुछ हुआ है, उस पर चीन की आप निंदा नहीं करते हैं, चीनी सेना की मजम्मत नहीं करते हैं, बल्कि डोकलाम जब हुआ तो आप सपरिवार जाते हैं चुप चुप अंधेरे में, और वहाँ जाकर के राजदूत के यहाँ डिनर करते हैं, उनसे जानकारी हासिल करते हैं। आप अपने विदेश मंत्री से या विदेश मंत्रालय से पूछने, जानकारी लेने के बजाय चीन के पक्ष से जानकारी लेते हैं। तो निश्चित रूप से ये जो चीज़ें घट रही हैं, जो शंकाएं आशंकाएं हैं कि चीन जो चाहता है, हमारा विपक्ष खास तौर से वामपंथी दल और कांग्रेस वही करते हैं, उसी तरह की इनकी नीतियां बनती हैं कि जिससे चीन के हित सधते हों, हमारे नहीं। तो अगर इस तरह की हरकत आप कर रहे हैं कि अरुणाचल को छोड़ रहे हैं और दूसरे स्टेट से आप शुरू कर रहे हैं, तो क्यों नहीं चर्चा होगी? बिल्कुल होगी। और सर मणिपुर तो वो स्टेट रहा है जिसका आपको पता है कि वो जो बड़ा विभत्स सा वीडियो सामने आया था मानसून सेशन के दौरान, मानसून सेशन से 19 घंटे पहले, जिसको वायरल किया गया था। तो अब मणिपुर से अगर ये इस यात्रा को शुरू कर रहे हैं और नाम भी दे रहे हैं भारत न्याय यात्रा, तो आप समझ सकते हैं ये न्याय किसको न्याय दिलाने की बात हो रही है और कहां पर ये बंटवारा करने की राजनीति करने वाले हैं। देखिए, वो भी अपने आप में जो है बहुत बड़े सवाल खड़े करता है, जिस तरीके से 70 दिन तक उस वीडियो को दबा करके रखा गया था और मानसून सेशन का इंतजार किया गया था। ठीक एक दिन पहले, मानसून सेशन से एक दिन पहले अगर आप उसको जारी कर रहे हैं और पूरे पार्लियामेंट सेशन में आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही टारगेट कर रहे हैं, मतलब वहाँ की सरकार को नहीं, मणिपुर सरकार को नहीं, आप सीधे प्रधानमंत्री को ही टारगेट कर रहे हैं। तो इसलिए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जब से वो देश की कमान संभाले हैं, महिलाओं को हर क्षेत्र में बहुत बढ़ावा दिया है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, और केवल ये नारा नहीं दिया है अंजू जी, उन्होंने अलग अलग सेक्टर में महिलाओं को आगे लाने के लिए काफ़ी प्रयास किया है। और एकाधिक बार उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर के कहा है कि ये जो रेप की घटनाएं होती हैं, ये पूरे समाज के लिए बहुत शर्म की बात है। कम से कम ऐसी जो महिला विरोधी हरकतें होती हैं, जो मतलब नीचता के स्तर पर इस अपराध को माना जाए कि आप किसी महिला की मर्जी के बिना उसके साथ कोई ऐसा घिनौना काम करें, इस पर कम से कम पक्ष विपक्ष कोई भी राजनीति ना करे। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने तो मणिपुर वाली घटना पर खुद ही नंगा नाच किया।
वो नग्न महिलाओं के वीडियो ही इन्होंने जारी नहीं किया, खुद भी नग्न नाच किया, पार्लियामेंट के भीतर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी और विदेशों में भी ये एक मैसेज भेजने की कोशिश की कि जैसे देश में, भारत में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, उनका सम्मान सुरक्षित नहीं है, उनके साथ जैसे दोयम दर्जे के नागरिक की तरह बिहेव किया जाता है, उनके मानव अधिकारों को कुचला जा रहा है। इस तरह के गलत मैसेज इन लोगों ने भेजने की कोशिश की। तो मणिपुर से अगर ये यात्रा शुरू कर रहे हैं और उसका न्याय अन्याय जो भी नाम दे रहे हैं, वो इनकी अपनी बुद्धि है, अपनी सोच है, पर इससे क्या समाज में ये समरसता पैदा करना चाहते हैं या और अलगाव करना चाहते हैं और ज़्यादा खाई को चौड़ा करना चाहते हैं? कौन से न्याय की बात कर रहे हैं? 1984 में जो कत्लेआम हुआ था इंदिरा गांधी की हत्या के बाद, उन सिखों को न्याय दिया है क्या कभी कांग्रेस ने? कभी न्याय की दिशा में एक भी कदम बढ़ने दिया है कि जो जांच कमेटियां, एसआईटी आयोग बने थे और जो जिनकी रिपोर्ट भी आई थी उन पर कभी अमल हुआ क्या? और बार-बार बेशर्मी के साथ जगदीश टाइटलर को भी, सज्जन कुमार को भी, कमलनाथ को भी, जिन-जिन के नाम आए थे, उन सबको तो आप सम्मानित करते रहे, पदों पर आरूढ़ करते रहे और जब मामला तूल पकड़ता था तो उनको फिर हटाते थे आप। तो कौन से न्याय की बात कर रहे हो? और हमें क्या याद नहीं है, देश को क्या याद नहीं है कि दिल्ली की सड़कों पर यूथ किस तरीके से उतरा था निर्भया कांड के बाद? उस समय कहाँ थे भाई-बहन? मतलब यूथ की आँखों में आँखें डाल कर के बात करने की बात तो दूर है, उनके पास भी नहीं गए थे ये लोग। कोई बयान भी उस समय नहीं आया था इनका निर्भया कांड को लेकर के। उस समय तो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे। तो ये कहने के लिए और लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए आप कुछ भी करिए, पर लोग इतना भी स्मृति दोष के शिकार नहीं है कि उनको अतीत की घटनाएं याद नहीं है। सर, राहुल गांधी ने बहुत शोर मचाया था अभी जब संसद पर दो युवकों ने हमला किया था, अंदर घुस गए थे, जैसे कूद-फान की थी, तो उसके बाद कहा था बेरोजगार थे इसलिए देखिए रोष दिखाने के लिए संसद में घुस गए। तो मुझे तो कई बार ऐसे लगता है कि अभी राहुल गांधी भी एक तरह से बेरोजगार ही हैं। उन्हें बड़ी उम्मीद थी कि इंडिया अलायंस शायद उन्हें पीएम पद का उम्मीदवार घोषित कर दे, लेकिन ममता बनर्जी और केजरीवाल ने खड़गे का नाम आगे कर दिया और फिर अब खबर है कि सीडब्ल्यूसी की बैठक में ये फैसला लिया गया एक मत से कि राहुल गांधी को यात्रा करनी चाहिए। तो हो सकता है कि इस बहाने बहुत सारे कांग्रेसी जो बेले बैठे उनको भी रोजगार मिल जाए, क्योंकि इसके साथ इतना बड़ा काफिला चलेगा यात्रा के साथ। अब तो कितने वारे न्यारे होंगे और कितने रोजगार मिलेंगे कांग्रेस से, खुद राहुल गांधी बिजी हो जाएंगे। देखिए, एक 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 तो बात आपने कही कि इन्होंने शुरू में स्टेटमेंट दिया कि चूंकि महंगाई है और बेरोजगारी है, तो उसके परिप्रेक्ष्य में इस हमले को या इस घटना को देखना चाहिए। तो जब इंदिरा गांधी की हत्या की थी सिख सुरक्षा कर्मियों ने, तो क्या हम मान लें कि राहुल गांधी उसको भी जस्टिफाइड करेंगे कि चूंकि ऑपरेशन ब्लू स्टार कराया था इंदिरा गांधी ने और हरमंदर साहब को, अकाल तख्त को चोट पहुंची थी, नुकसान पहुंचा था, वहां पर आतंकवादियों के साथ, भिंडरावाले के साथ कुछ निर्दोष सिख भी मारे गए थे, इसलिए सिखों में नाराजगी थी और मेरी दादी को उन्होंने मार डाला, तो ये जस्टिफाइड है कि भाई उनमें गुस्सा था तो उन्होंने मेरी दादी को मार दिया। तो ऐसे क्या देश चलेगा? ऐसे क्या कानून का राज स्थापित होगा? फिर आप ये कहेंगे कि चूंकि लिट्टे के खिलाफ मेरे पिताजी ने शांति सेना श्रीलंका में भेज दी थी, इसलिए लिट्टे बहुत नाराज था उनसे। तो जब वो 1991 में श्री पेरम्बदूर में चुनाव प्रचार के लिए गए, तो लिट्टे के आतंकवादियों ने, आत्मघाती दस्ते ने उनको उड़ा दिया। तो ठीक है, जस्टिफाइड है। ये कहना चाहते हैं अगर महंगाई है, अगर बेरोजगारी है, तो आप कहते हैं कि युवाओं को जो है पार्लियामेंट में घुस जाना चाहिए, इस तरह के तांडव करने चाहिए, मतलब इस तरह का स्मोक जो है वो छोड़ करके एक सीन क्रिएट करना चाहिए देश विदेश के मीडिया के लिए, ये कहना चाहते हैं राहुल गांधी। और फिर ये इस गलतफहमी में भी जीते हैं कि देश इनकी इस फिलॉसफी को सुन करके, इनके इतने महान विचारों को सुन करके और जान करके आपको देश का नेतृत्व करने का मौका भी देगा। किस तरह के मतलब आप स्टैंडर्ड जो है वो कायम करना चाहते हैं?
किस तरह की बातें करते हैं? इससे ज्यादा गैर जिम्मेदाराना बात कोई दूसरी हो नहीं सकती। नंबर 2, जो दूसरी बात आपने कही कि सीडब्ल्यूसी ने कहा कि साहब इनको यात्रा करनी चाहिए। वेरी गुड, करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, और बहुत सारे भी काम करने चाहिए। और जो ममता बनर्जी या अरविंद केजरीवाल, देखिए ममता बनर्जी का तो फिर भी बनता है कि उनके पास 22 एमपी हैं। अरविंद केजरीवाल किस खेत की मूली हैं? कितने एमएलए हैं उनके पास जो वो प्रधानमंत्री पद का चेहरा तय करेंगे? या लालू यादव के पास कितने एमपी हैं जो वो ये तय करेंगे कि साहब कौन इस देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए या विपक्ष की तरफ से कौन चेहरा होना चाहिए? अपने मुंह पर हाथ तो फेर लें कि तुम किस हैसियत में ये बात कर रहे हो। देखिए अंजू जी, मैं कहता हूं अभी भी विपक्ष में सबसे बड़ा दल कांग्रेस है, 52 एमपी उसके पास है। फिर आप ले लीजिए कि ममता बनर्जी आती है या डीएमके आता है, डीएमके के पास 24 एमपी हैं, 22 एमपी ममता बनर्जी के पास हैं। उसके बाद फिर 16 एमपी जो हैं वो नीतीश कुमार के पास हैं, भले ही वो नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर के लड़े हों और आए हों तब। पर ये दल कहें कि साहब विपक्ष की तरफ से कौन चेहरा होना चाहिए, तो वो तार्किक है। लेकिन जिनके पास शून्य है, लालू यादव के पास तो शून्य है, एक भी एमपी नहीं है लोकसभा में। अरविंद केजरीवाल के पास एक था संगरूर में, वो भी चीफ मिनिस्टर बन गया, उसके बाद एक उपचुनाव हुआ जलंधर से, एक और चुन करके आ गया, तो एक ही है। तो एक वाला भी ये तय करेगा कि इस देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। मतलब अजीब मजाक हो रहा है। और ये लोग जो कभी मतलब कांग्रेस के गर्भ से पैदा हुए थे, शरद पवार हो, केसीआर हो, जगन मोहन रेड्डी हो, ममता बनर्जी हो, या आपके हाँ, ये इतने चेहरे हैं, ये सब आज कांग्रेस को बता रहे हैं कि आपका प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट कौन होना चाहिए। अरे भाई, ये तो कम से कम कांग्रेस के ऊपर छोड़ दो। पर मैं इसमें भी एक एंगल ये ढूंढता हूं कि आज कांग्रेस की हालत ये हो गई है कि जो इससे बाहर निकले हैं आज वही डिसाइड कर रहे हैं कि कांग्रेस को राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाना चाहिए या मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाना चाहिए। तो ये आज दयनीय स्थिति कांग्रेस की इन सैम पेट्रोडाओ ने और राहुल गांधी जैसे लोगों ने करके रख दी है। सर, ये जो यात्रा का टाइमिंग है, इस पे भी आपको कुछ लगता है कि 22 जनवरी को भव्य समारोह होने जा रहा है, 14 जनवरी को यात्रा पर निकल रहे हैं, तो एक तरह से थोड़ा बहुत अपने लिए भीड़ जुटा लेंगे या कह देंगे हम तो यात्रा पर हैं, मतलब आपको लगता है कि उसमें भी कुछ खेल हो सकता है? आपको क्या लगता है राहुल गांधी इस तरह के ये सब नाटक नौटंकी और पाखंड क्यों करते हैं? देखिए, मैं बताता हूँ आपको। ये जो कभी मोटरसाइकिल की ट्रेनिंग लेने पहुंच आज जाते तो हैं, अखाड़े में भी थे, कल अखाड़े में भी कभी गए। कभी कभी कुलीगिरी करने लगते हैं, कभी किसी सब्जी वाले से बात करते हैं, उसके साथ लंच करते हैं, कभी सत्यपाल मलिक को बुला करके उसका इंटरव्यू करना शुरू कर देते हैं। क्यों कर रहे हैं ये सब? ये इसलिए कर रहे हैं कि इन्होंने एक यूट्यूब चैनल खोल लिया है और इनको पता है कि 2024 के बाद मैं कहीं किसी लायक तो रह नहीं जाऊंगा, तो कम से कम एक यूट्यूब चैनल से तो अपना जो है वक्त गुजार लूंगा। पैसे की तो कोई कमी वैसे है नहीं, पैसे तो भगवान के दिए हुए बहुत हैं, और ऐसे खानदान से हैं कि प्रॉपर्टी ही वो लोग इतनी छोड़ करके गए हैं, उसके लिए यूट्यूब से कमाने की जरूरत तो है नहीं। पर एक ये हिल्ला मिल रोजगार जाएगा, मिलता वो है। गांव में कहते हैं ना कि एक काम मिल जाएगा, तो ये अभी से उसकी ट्रेनिंग कर रहे हैं और करवा रहे हैं। ये इनका जो यूट्यूब चैनल था वो तब खड़ा हुआ था जब इनकी वो भारत जोड़ो तोड़ो यात्रा चल रही थी। बीच बीच में कभी अखाड़े में पहुंच जाते हैं पहलवानों के पास, कभी लालू के पास जाकर के सावन के बढ़िया। महीने में मटन पकाने की ट्रेनिंग लेना शुरू कर देते हैं। वो सब वीडियो ये डालते हैं उस यूट्यूब चैनल पर। अभी फिर ये न्याय यात्रा के नाम पर इनका ये प्रपंच चलेगा, कुछ महीने चलेगा, और इसके भी लगातार वीडियो वहां अपडेट होते रहेंगे। तो कांग्रेस की चिंता नहीं है, संगठन की चिंता नहीं है, भाड़ में जाए कांग्रेस पार्टी, इनको केवल खुद को चमकाना है। और ये जो यात्राएं होती हैं ये कांग्रेस के पैसे से होती हैं। अब हम और आप अगर चलने लगे अपने यूट्यूब चैनल के लिए पद यात्राएं करें तो हमें तो बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा, कहां से लाएंगे इतने इतने पैसे? बिल्कुल। पर चूंकि एक पार्टी मिली हुई है और पार्टी को मैं
इनके नजरिए से एक खिलौना मानता हूं। जैसे एक बच्चे के हाथ में आप खिलौना देते हैं और वो शुरू शुरू में तो मजे लेता है, उसमें चाबी भरेगा, उसको दौड़ाएगा, फिर उसको पटकना शुरू कर देता है, फिर उसको तोड़ देता है। जब तक उसको तोड़ नहीं देता है तब तक बच्चे को जो है सुकून नहीं मिलता। तो शुरू शुरू में तो इन्होंने भी पार्टी के साथ वैसे ही खेलना शुरू किया। अब ये पार्टी को पटक पटक करके मार रहे हैं। जब तक उसका दम नहीं निकल जाएगा तब तक ये शांति से बैठेंगे नहीं। सर, लेकिन मुझे ये समझाइए कि जहाँ ये यात्रा जो है ये बिहार से भी जाएगी, पश्चिम बंगाल से भी जाएगी, उत्तर प्रदेश से भी जाएगी, 14 राज्य जहाँ से जाएगी और इन 14 राज्यों में लोकसभा की 355 सीटें हैं। लेकिन जहाँ पर ममता बनर्जी बैठी है, कैसे स्वागत करेंगी वो इस यात्रा का? अभी तक तो सीटों का बंटवारा भी नहीं हुआ इंडिया अलायंस में। नहीं, वो क्यों करेंगी? जब ये महाराष्ट्र से गुजर रहे थे तब ये कांग्रेस के नेताओं ने ये अफवाह उड़ाई थी कि साहब शरद पवार और उद्धव ठाकरे जब ये प्रवेश करेंगे महाराष्ट्र में तो इनका स्वागत करेंगे। गए थे क्या वो? नहीं जाएंगे, कोई नहीं जाएगा। जब ये जम्मू कश्मीर में उस भारत जोड़ो तोड़ो यात्रा की अंत्येष्टि कर रहे थे तब तो इन्होंने सबको बुलाया था ना। कोई गया था क्या? कोई नहीं गया। बस 2-3 चेहरे गए थे। संजय सबने राउत कह दिया कि बर्फ पड़ रही है और जहाज उड़ने की स्थिति में नहीं है और लैंड होने की स्थिति में नहीं है, इसलिए हम नहीं जाएंगे। तो जहाज अगर लैंड होने की स्थिति में नहीं थे तो मल्लिकार्जुन खड़गे कैसे लैंड कर गए? इसका मतलब लैंड तो हो रहे थे जहाज, उनका मन नहीं था वहां लैंड करने का तो नहीं हुए। इसी तरीके से ममता बनर्जी इनकी अगवानी क्यों करेंगी? ममता बनर्जी इनको क्यों अपना नेता मानेंगी? या अलग अलग राज्यों के इनके इंडिया अलायंस के दलों के नेता हैं वो क्यों इनकी अगवानी करेंगे? कांग्रेस का कुल मिलाकर के तो खेल यही है ना कि जितने इंडिया अलायंस के घटक दल हैं और उनके नेता हैं वो राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार कर लें। वो इतने प्रतिभाशाली नेता हैं, उनकी प्रतिभा के वो कायल दिखाई देना शुरू कर दें। वो नहीं दिखाई दे रहे, वो नहीं कर रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, उनका नेतृत्व नहीं स्वीकार कर रहे हैं। और वही होगा इस यात्रा में भी। और अंजू जी एक और मेरी सलाह है, जितने राज्यों से गुजर रही है इनकी यात्रा, उन राज्यों में 2019 में 2014 में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी लोकसभा की, थोड़ा इसको भी चेक करिएगा। क्योंकि सर आप सही कह रहे हैं, क्योंकि एक तो जब भारत जोड़ो तोड़ो यात्रा थी तो उसका कितना फायदा हुआ और इस यात्रा में भी कितना फायदा होगा ये तो राहुल गांधी को पता होगा। लेकिन क्या करें ना, अब उनको कुछ काम नहीं है, इंडिया अलायंस ने उनको आगे बढ़ाया भी नहीं कि वो पीएम पद के उम्मीदवार है, तो कुछ करने को नहीं था। तो नाक बचाने के लिए अब इतना तो कह सकते हैं कि चलिए अच्छा है मैं यात्रा पे जा रहा हूँ, और रैलियों में भी कोई बुलाएगा नहीं, स्टार कैंपेनर वो होंगे भी नहीं जहां भी रैलियां होंगी, तो इसलिए फिर क्या करें। अब ठीक है, उन्होंने अपने लिए रोजगार ऐसा सौभाग्य क्या भारत की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के किसी एमपी को नसीब है जैसा कांग्रेस के वायनाड के सांसद को नसीब है? नहीं, किसी सांसद को ऐसा नसीब नहीं मिलता है कि पूरी पार्टी पूरा खर्चा उठाने को तैयार हो, नाजो नखरे उठाने को तैयार हो, एक इशारे पर खजाना खोलने को तैयार हो। पूरा मीडिया डिपार्टमेंट जो है वो अध्यक्ष के बजाय इनके पीछे लगा हो, इनकी ही प्रशस्ति करनी है, इनका गौरवगान करना है, इन्हीं को ही जो है वो चतुर्दिक फैलाना है, इनकी आभा को सारा मीडिया मैनेजमेंट करना है, चैनलों के हेड्स को जो है बार बार फोन करके कहना है कि भाई आज राहुल जी वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अपने संवाददाता को भेज दीजिए, कैमरा पर्सन को भेज दीजिए। मतलब ऐसा नसीब कहाँ किसी को मिलता है? किसी पॉलिटिकल पार्टी में किसी एमपी को इतना तरजीह नहीं देती कोई पार्टी या कोई अध्यक्ष। लेकिन चूंकि ऐसे खानदान से ताल्लुक रखते हैं कि बिना किसी जिम्मेदारी के भी स्टार हैं उस पार्टी के, तो मजे ले रहे हैं। पर सर बार बार ही कहा जाता है ना कांग्रेस की तरफ से कि कंटेनर में रहेंगे, देखिए कितने ऐसे मौसम में भी वो लेकिन उस कंटेनर के अंदर आप देखिए 5 स्टार होटल से कम नहीं है जो फैसिलिटीज उसके अंदर है, जो साथ साथ चलते हैं इनके यात्रा में। तो किस नहीं, तरह से जब सिंगापुर जाते हैं, जब पेरिस जाते हैं, जब इटली जाते हैं, जब लंदन जाते हैं, जब यूएस जाते हैं, वहां भी कंटेनर में सोते हैं क्या?
ये तो सैम पित्रोदा बताएंगे, क्योंकि वही उनके साथ रहते हैं। और फिर सर वो सीमा पार के वो लोग बताएंगे जो उस यात्रा को स्पॉन्सर करते हैं। सोरोस चाचा बताएंगे जो उस यात्रा के लिए पूरा पैसा देते हैं, जिनसे मिलने के लिए जाते हैं। ये सारी भेद तो वही खोलेंगे। लेकिन फिलहाल देखते हैं यात्रा शुरू होती है और क्या कुछ इसके इंडिया अलायंस के अंदर खिचड़ी पकती है। लेकिन आपने विस्तार से जो इंडिया अलायंस में पक रहा है, कांग्रेस के अंदर जो कुछ हो रहा है, उस पर जो जानकारी मेरे दर्शकों को दी है सर, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। वंदे मातरम।